टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा, आज हम वर्णमाला को बताएंगे। आपके मस्तिष्क में यह आना चाहिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कौन कौन से तत्व हैं, या वर्णमाला में कौन कौन से ऐसी उसकी प्रमुख शब्दावलियां हैं। तो उन शब्दावलियों को भी हम लोग जानेंगे और उनके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो उस शब्दावली में एक पहली शब्दावली के बारे में हम अवगत कराते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ये वर्णमाला का क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे। चूंकि जिससे हमारा मूल होता है उस पर हम बात करें। हमारा मूल किससे हो रहा है ये देखिए। अगर हम वर्णमाला की कुछ प्रमुख शब्दावली पर बात करें तो हम लिख सकते हैं वर्णमाला की प्रमुख शब्दावली। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं वर्णमाला की प्रमुख शब्दावली। यहां पर आपको प्रमुख शब्दावली के अंतर्गत पहली शब्दावली क्या आती है जो आप सभी लोग जानते हैं, उसे हम कहते हैं ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि होती क्या है आपको ये जानना चाहिए। ध्वनि ये जानिए क्या है। अभी तक आप लोग, मैंने कहा कि व्याकरण एक क्रमबद्ध तरीके से रखने की प्रक्रिया है। भाषिक रूप से हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से रखते हैं। तो सिस्टमाइज करिए। अगर किसी वस्तु से कोई आवाज उत्पन्न हो रही है, जैसे अगर मैं इस पर कर रहा हूं तो ये खट खट की आवाज हो रही है। तो किसी भी वस्तु से अगर कोई आवाज उत्पन्न हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसी आवाज को हम ध्वनि कहेंगे। उस आवाज को हम क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, किसी वस्तु से, परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वस्तु से। अब यहां वस्तु कर दीजिए या व्यक्ति कर दीजिए। किसी वस्तु या व्यक्ति से उत्पन्न आवाज को, उत्पन्न आवाज को ध्वनि कहा जाता है। उत्पन्न आवाज को ध्वनि कहा जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि कोई अगर वस्तु है, मैंने बताया कि अगर इससे कोई आवाज उत्पन्न हो रही है, तो मान लीजिए मैं हूं, तो मैं कुछ बोल रहा हूं तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये ध्वनि है ना भाई, इसी आवाज को तो ध्वनि कहेंगे। अब ये अलग बात है, मैं अभी जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यही आप मान लीजिए कि मैं चला जाऊं इंग्लैंड, चला जाऊं मैं चाइना, चला जाऊं। अब चाइना में जाकर के मैं बोलूंगा आप बहुत अच्छे आदमी हैं, तो मेरा केवल एक्सप्रेशन देखेगा, और भी मैं एक्सप्रेशन नहीं देता हूं, तो मैं केवल बोलता हूं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब वो क्या समझेगा, वो समझेगा कुछ ध्वनि निकाल रहा है। वो कुछ हा करके मुझसे अगर बात करे, फांग फुंग फुंग, अगर मान लीजिए वो बात करता है, तो अब वो फांग फुंग फुंग का जो बोल रहा है, हमको क्या समझ में आ रहा है वो बोल क्या जा रहा है।
तो कुछ ध्वनि निकाल रहा है, कुछ बोल रहा होगा, तो कोई ध्वनि है। चाहे वो आपकी चिड़िया निकालती है, चाहे वो आपका कोई वस्तु निकालता है, कुछ भी ध्वनि है। लेकिन जब हम इस ध्वनि को लिख देते हैं तब वो क्या हो जाता है? तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। लेकिन इसके पहले आप जानिए, अब ये ध्वनि जो है ना, इसको ये क्या है? ये मौखिक रूप से, अगर मैं ये कहूं, ये मौखिक रूप से कहा जाता है। यह मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि यह मौखिक रूप से क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, आप कहेंगे। तो यहां पर क्या है? इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अब पूछा जाए कि भाई मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो आप कहेंगे ध्वनि होगी। लेकिन हम केवल बोल रहे हैं, आवाज हो रही है। अब यही जो ध्वनि हो रही है, इस ध्वनियों को हम लिपिबद्ध कर दें। क्या कर दें? लिपिबद्ध कर दें। तो जब ध्वनि हमारी लिपिबद्ध हो जाती है, जब ध्वनि हमारी क्या हो जाएगी? लिपिबद्ध हो जाएगी, तो अब ये ध्वनि क्या हो जाएगी? वर्ण कहलाएगी। ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं, लिपिबद्ध मतलब लिखना, जब हम लिख देते हैं तो उसे, और हम समझने लगते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या वर्ण में क्या लिख सकते हैं? अब वर्ण में लिख सकते हैं कि ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां लिख दीजिएगा कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, आप यहां देखिए, मैंने कहा यह मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है, तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कौन? वह होते हैं वर्ण होते हैं। आप लिखते हैं क्या? क लिखते हैं। क के नीचे जब हम हलंत लगा देते हैं, आप ख लिखते हैं, हलंत लगा दीजिए। ग लिखते हैं, हलंत लगा दीजिए। त लिखते हैं, हलंत लगा दीजिए। प लिखते हैं, हलंत लगा दीजिए। ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। इसका अब कोई खंडन नहीं हो सकता है। माइन्यूट है, अंतर है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब पहली बात, पुनः मैं आपको दोहरा रहा हूं, आपको मैं वर्णमाला की कोई सीट नहीं दूंगा। आपको स्वयं से नोट्स बनाते हुए चलना है मेरे साथ साथ। इसके बाद मिलेगा आपको नोट्स, लेकिन इसका नोट्स मैं नहीं दूंगा। इसका नोट्स आपको स्वयं से बनाना है, कुछ आपको भी काम करना है। ठीक है, ये नहीं है कि बस ऐसे ही कुछ आपने भी लिखिए और लिख करके प्रेषित करिएगा मेरे तक, मैं भी जरा देखूं कि हाँ भाई ये चीज है। तो यानी अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई, तभी भी क्या होगा? वर्ण ही। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तभी भी क्या होगा? वर्ण ही। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण जो है यह व्यंजन का हलंत रूप होते हैं।
यानी जिसमें ये नीचे हलंत लगा रहता है वही वर्ण कहलाते हैं। यानी एक पहली टर्मिनोलॉजी, पहली शब्दावली क्या हुई? ध्वनि। दूसरी शब्दावली क्या हुई? वर्ण हुई। ठीक है। अब आप जो है एक शब्दावली और क्या हो सकती है? एक शब्दावली अक्षर है। बड़ा ही ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपको किताबों में, यहां तक कि वासुदेव नंदन प्रसाद भी आपको यह दोनों को एक मान लिए हैं। ठीक है। एक होता है अक्षर होता है। अच्छा, विद्वान भी इसका व्याख्या जो किए हैं, कहे हैं कि जो क्षर न हो, यानी जो नष्ट न हो। क्षर मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना, और मतलब नहीं, यानी जो क्षर न हो, जो नष्ट न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो विद्वान ये भी मान लिए हैं। लेकिन अक्षर क्या है? ये भी छोटी इकाई तो हम नहीं कह सकते हैं। वर्ण नहीं है, वर्ण और अक्षर दोनों दिया है तो आप वर्ण को ही लगाएंगे, क्योंकि उसका खंडन नहीं होगा। अक्षर के अंतर्गत क्या होते हैं? हम अक्षर के अंतर्गत ऐसा कह सकते हैं कि जिसका क्षरण न होता हो उसे हम अक्षर कहते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत दो प्रकार से अक्षरों को बताया गया है। अक्षर को दो प्रकार से बताया गया है। ठीक है। एक को कहा जाता है, अभी मैं और भी स्पष्ट करूंगा, एक को कहा जाता है बद्धाक्षर। बद्धाक्षर। ठीक है। एक को कहा जाता है मुक्ताक्षर, कहा जाता है मुक्ताक्षर। यानी पहला क्या हो गया? बद्धाक्षर हो गया, और दूसरा क्या हो गया? मुक्ताक्षर हो गया। तो बद्धाक्षर क्या है? मुक्ताक्षर क्या है? बेसिकली अक्षर जो होते हैं आपके जितने भी ऐसे आप लिखते हैं, क, ख, ग, अ, आ, ये सब क्या है? अ लिख दिए, क लिख दिए, त लिख दिए, ये सब क्या है? अक्षर है। लेकिन ये वर्ण नहीं है। अमूमन लोग वर्ण और अक्षर एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसमें स्वर छिपा हुआ रहता है अक्षर में, और वर्ण में ऐसा नहीं होता है। अब अक्षर के भी दो भेद किए गए हैं कि बद्धाक्षर किया गया है और मुक्ताक्षर किया है। तो बद्धाक्षर उसे कहते हैं, इसको क्लोज सिलेबल कहते हैं, और इसको ओपन सिलेबल इंग्लिश में कहते हैं। तो बद्धाक्षर को क्या कहते हैं? जिसका अंत जो शब्द हो वह व्यंजन हो। बद्धाक्षर में क्या लिखेंगे? ऐसा लिख सकते हैं, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम अक्षर हलंत लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे? बद्धाक्षर। और जिस शब्द का अंतिम अक्षर हलंत से युक्त न हो, यानी हलंत न लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे? मुक्ताक्षर कहेंगे, यानी मुक्त अक्षर है। ये बद्ध अक्षर है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं हल, लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। हल। आप क्या लिखते हैं? सम लिखते हैं। आप लिखते हैं महत लिखते हैं। ये देख रहे हैं अंत में क्या है? हलंत लगा रही है। तो ये ऐसे अक्षर हैं, ऐसे शब्द हैं जिसका अंतिम अक्षर जो है वह हलंत से युक्त हो, यानी हलंत लगा हो। और ऐसे कोई शब्द आ जाएं जो हलंत से मुक्त हो, यानी हलंत न लगा हो। जैसे मान लीजिए आप कोई शब्द लिखते हैं, जैसे आपने लिखा राजीव, लिखा, यहां पर हलंत नहीं है। आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप शहर लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखिए, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए? अंत में हलंत नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? मुक्ताक्षर कहेंगे।
बेसिकली ओवरऑल जान लीजिए कि अक्षर क्या होते हैं, वह स्वर से युक्त होते हैं। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों में स्वर नहीं होता है। इसलिए जहां भी आप कहीं पाएंगे किताबों में, जो भी पुस्तक आप पढ़ेंगे, लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, अक्षर नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अक्षर दोनों दिया है तो वर्ण लगाएंगे। वासुदेवानंद प्रसाद वर्ण या अक्षर एक ही मान लेते हैं, बहुत सारे विद्वान वर्ण या अक्षर एक ही मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों दो हैं। वर्ण नहीं है तो आप अक्षर लगा दीजिए, ये भी अखंडित है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत माइन्यूट अंतर है, इसको आप जान लीजिए। ठीक है, तो हमने किस पर बात किया, हमने बात किया है, हमने देखिए जो आपको शब्दावली पर अभी बात किया। चलिए अगले पर देख लेते हैं। अब वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, अब अक्षरों से या, अब यहां पर मैं दोनों नाम लूंगा, वर्ण या अक्षर दोनों नाम लूंगा, वर्णों से या अक्षरों से। इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वर्ण और अक्षर दोनों नाम ले रहे हैं। माइन्यूट अंतर है, लेकिन जब हम बोल चाल में कहते हैं तो दोनों को लेते हैं। अगर व्याकरणिक रूप से आपको कभी पूछा जाए तो आप ये अंतर जान गए हैं, आप लगाएंगे। सामान्य रूप में क्या है, दोनों को एक मानते हुए पढ़ाते हुए निकलते हैं या बोलते हुए लोग निकलते हैं। तो क्या, जैसे मान लीजिए कि अब इसके बाद ये जो अक्षर हुए, अब अक्षरों के बाद क्या होते हैं, क्या निर्माण होता है, यानी इसकी क्या आपके शब्दावली है, शब्द है। अगली शब्दावली क्या है, शब्द होती है। ठीक है, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, शब्द की बात करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होगा, अवर्णों का जो सार्थक मेल होगा उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। यह भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द के नाम से जाना जाता है। अब परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है, परिभाषा लिख लेंगे कि दो या दो से अधिक, दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को शब्द के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शब्द हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कि हम आप किसी का, आप लोग अपना अपना नाम ले लीजिएगा, जैसे पंडित जी लोग कहते हैं आप अपना अपना नाम लीजिए, अपने अपने गोत्र का नाम लीजिए, वैसे आप लोग अपना अपना नाम ले लीजिएगा। और नाम को लेकर के मान लीजिए आपका नाम होता है, क्या लिखें, आपका नाम मैं क्या लिख दूं, चलिए पलक लिख देता हूं, या यूं कहिए हम 3 अक्षर लिखते हैं, यहां वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, सार्थक मेल होना चाहिए। अब यहां आप डिस्टर्ब मत होइएगा कि सर वहां वर्ण लिखवाए हैं, अक्षर लिख रहे हैं, ये माइन्यूट अंतर है, मैंने आपको बता दिया। वर्ण अक्षर आप बोलते चलिएगा, नहीं तो पता चले आप उसी में उलझे रहे, वर्ण अक्षर में ही उलझे रहे। बस अंतर जानते रहिए। बोलचाल में लोग दोनों साथ ही बोलते हैं, दोनों को एक मानते हैं। बहुत सारे विद्वान भी एक मानते हैं, यहां तक वासुदेवानंद प्रसाद भी एक ही माने हैं, अपने पुस्तक में लिखे हैं। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि प एक वर्ण है, ठीक है, एक वर्ण क्या है, क वर्ण है, एक वर्ण ल वर्ण है। अब ये तीनों वर्णों ने ये सोचा कि भाई
हम लोग मिल करके एक शब्द का निर्माण करें। तो ये तीनों अक्षर क्या किए, शब्द के निर्माण के लिए। तो शब्द के जब निर्माण के लिए तो भैया कहे कि चलो जो है हम ठीक है, प आया और कहा कि प से कहा क आया, क कहा भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो प क हो गया। फिर ल कहा मिलना चाह रहे हैं, तो ये ल हो गया। तो अब ये तीनों जब मिले तो कहे ना ना ना, ये मेल नहीं होगा भाई, हमारा मेल ऐसा होगा कि जो हमको सार्थक रूप से एक अर्थ दे, जो हमारा अर्थ जो है वह निकले कुछ, सधन अर्थ सार्थक होता है। तो यहां सधन अर्थ के साथ कुछ ऐसा हमारा मेल हो कि उसका अर्थ निकलना चाहिए। केवल वर्णों या अक्षरों का मेल हम नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसा मेल करेंगे कि जिससे हमारा अर्थ निकलता हो। तो इन्होंने कहा कि अगर हम पकड़ कर देंगे तो हम कैसा शब्द बन जाएंगे, हम निरर्थक हो जाएंगे। और किसी भी व्यक्ति के लिए ये निरर्थक ठीक नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं निरर्थक तुम बैठे हो, बेकार का बैठे हुए, बेकार का काम कर रहे, ये जो निरर्थक है, बेकार है, ये बड़ा ही कष्टदायी है। इसको साकार में यानी कुछ आप जो है अच्छे में बदलिए। तो ये निरर्थक है ना, ये ठीक नहीं है, ये बिना काम का है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कोई ऐसा होता है कि कहते हैं कि ये बिना निरर्थक ही घूमता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। परिवार में भी कोई मतलब नहीं है। परिवार में मतलब उसका है कि जो आपको अर्थ प्रदान करता हो, जो ज्ञान से उन्नत हो, जो परिवार को चलाता हो, कुछ करता हो। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है। तो अपने आप को हमेशा सार्थक बनना चाहिए, यही शब्द के साथ भी है। तो इसने कहा कि हम नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं हम निरर्थक हो जाएंगे। तो कैसा काम करेंगे, अब हम कहेंगे प कहा कि नहीं पहले क नहीं मिलेगा, पहले ल मिलेगा और पुनः क मिलेगा। अब ये क्या बन गया, पलक बन गया। क्या बन गया, पलक बन गया। तो अब इसका अर्थ हो गया। तो अब क्या आप कह सकते हैं कि यह एक सार्थक शब्द है। तो सार्थक अगर शब्द है तो ये भी एक छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक रूप में कौन सी होती है, तो आप कहेंगे शब्द होता है। यानी आप क्या कहेंगे, अब यह शब्द बन गया, यानी अब इसको आप मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, वर्णों के सार्थक मेल के नाम से जाना, या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द के नाम से जाना जाता है। यह सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी है। अब पूछा जाए कि आपको सबसे छोटी इकाई सार्थक रूप से कौन होगी, तो आप कहेंगे शब्द होगा। अभी तक आप क्या कह रहे थे, अभी तक मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक रूप से, या सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई आप कहेंगे शब्द। यानी इसमें कुछ अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। और शब्दों से मिल करके अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी और हम ले लेते हैं, वह ले लेते हैं क्या, हम पद ले लेते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी यानी एक और शब्द लेते हैं। प्रमुख शब्द क्या है, यानी यहां पर पद होते हैं। तो पद किसे कहते हैं, तो जब कोई सार्थक शब्द आपस में मिल जाता है और एक
शब्द का निर्माण करता है तो उसे हम पद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पद ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिए। व्याकरणिक रूप से जब शब्द ही मिल जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब उसे हम पद कहेंगे तो ये आप जैसे मान लीजिए कि आप क्या कोई शब्द लिखिए, जैसे मान लीजिए एक शब्द क्या है? गंगा है। ठीक, एक गंगा है। यहां पर एक शब्द क्या है? जल है। ये शब्द है, लेकिन गंगा और जल ने सोचा भाई हम दोनों लोग एक शब्द का निर्माण करें, तो ये क्या बन गया? गंगा जल बन गया। अब ये पूछा जाए भैया गंगा जल क्या है, तो गंगा पहला पद हो गया, जल क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। तो शब्दों के जब सार्थक मेल हो जाते हैं, शब्दों का क्या हो जाए? सार्थक मेल हो जाता है, और जिस शब्द का निर्माण होता है उसे ही हम पद कहते हैं। परिभाषा नंबर 1 ध्यान रखिएगा, पद क्या होते हैं? अब यही क्या होते हैं? पद होते हैं। तो हमेशा आप देखेंगे कि शब्द से थोड़ी बड़ी इकाई क्या होती है? पद होती है। एक कभी कभी आप जो है वाक्य के अंतर्गत जब कोई शब्द आता है तो भी उसे हम पद के नाम से बात करते हैं, या पद के नाम से उसे सुशोभित करते हैं। ऐसा भी है वाक्य के अंतर्गत। जब तक आप स्वतंत्र हैं, शब्द हैं, लेकिन जब वाक्य के अंतर्गत आ गए तो आप क्या हो गए? पद हो गए। ऐसा भी होता है। तो बेस क्या है? बेस ये है कि शब्द का जब मेल होगा, अगर मान लीजिए आपने लिखा राजपुत्र, लिखा राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब ये थोड़ी ना लिखेंगे पुत्र राज लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो यहां पर जो शब्द हैं ये दो शब्द हैं, और दोनों मिलकर के जब एक शब्द का निर्माण करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और इस शब्द में दो पद होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये शब्द तो बना लेकिन दो पदों से मिलकर बना है। इसको पूर्व पद और इसको उत्तर पद, इसको पहला पद, इसको दूसरा पद कहते हैं। एकदम क्लियर रहिए। तो शब्दों का मेल हो रहा है तो पद बन रहे हैं, और यानी ये पद तो बन रहा है। अब राजपुत्र क्या है? ये दो पदों का मेल है, या आप कह सकते हैं दो शब्दों का मेल है। तो ये शब्द बन गया। अब पूछा जाए भाई गंगा जल क्या है? आप कहेंगे शब्द है। तो इसमें कितने पद हैं? तो आप कहेंगे दो पद हैं। आप क्या कहेंगे? दो पद हैं। ये कहेंगे कि नहीं? अगर ये कब तक शब्द है, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। आप कहेंगे सर अब तो कंफ्यूज हो रहे हैं। मान लीजिए एक गंगा जल हुआ, गंगा जल बना। एक गंगा जल क्या हो गया? दो पदों से युक्त एक शब्द है। ठीक, एक शब्द है, इसको भी एक शब्द मानिए। लेकिन अब इसमें दो पद हो गए। अब ये कह रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गंगा जल क्या है? अगर स्वतंत्र लिखा जाए तो आप कहेंगे शब्द है, लेकिन हमने कहा प्रयागराज में गंगा जल स्वच्छ मिलेगा, ऐसा हमने लिखा। अब यहां पूछा जाए ये गंगा जल क्या है, तो आप कहेंगे गंगा जल पद है। जब किसी वाक्य के अंतर्गत कोई शब्द आ जाता है तो वह शब्द पद के नाम से सुशोभित होता है, और जब तक यह शब्द स्वतंत्र है तब तक वह शब्द कहलाएगा। यही गंगा जल यहां केवल स्वतंत्र रूप से लिखा गया गंगा जल, तो यह शब्द कहलाएगा। यही गंगा जल किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा तो पद कहलाते हैं। ठीक है, तो शब्द और पद में यही मेन अंतर होता है। इसीलिए कोई कोई आपको
कह देते हैं। इसलिए जब भी समास पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा तो हमेशा पद की बात करूंगा, दो पदों का मेल होगा। तो यहां पर क्या हम करेंगे, इस रूप में भी हम इसको जानेंगे। आशा है कि ये शब्द और पद आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, और जो है हमसे पुनः जब कमेंट लाइव होगा, डाउट क्लास होगा, तो उस डाउट क्लास में पुनः आप पूछ लीजिएगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब एक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, अब पदों से मिलकर के क्या बनता है, वाक्य बनता है। पदों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। यानी जब दो या दो से अधिक पद मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, और ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। अब कुछ भी आप बनाइए, मान लीजिए आपने लिखा हरि गांव जा रहा है। अब ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वाक्य हो गया। तो ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है। कोई भी आप सेंटेंस लिखिए, कौवा बोल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया और मैना साथ साथ रह रहे हैं, कुछ भी आप लिखिए, जितना अधिक जितना बड़ा आप सेंटेंस बना लिए, कुछ भी आप बना सकते हैं, बड़े से बड़ा सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे किन टर्मिनोलॉजी पर बात किया, ये जरा देख लिया जाए, यानी किस किस टर्मिनोलॉजी पर बात किया। तो मैंने आपसे टर्मिनोलॉजी पर बात किया है, अब देखिए मैंने बात किया पहली शब्दावली, प्रमुख शब्दावली, हमने ध्वनि पर बात किया। ठीक, दूसरा ध्वनि से वर्ण लिखित रूप, तीसरा हम अक्षर पर बात किए, चौथा हम शब्द पर बात किए, पांचवा हम पद पर बात किए, और छठा हम वाक्य पर बात किए। यानी ये क्या हो गया, ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया और वाक्य हो गया। इसके बारे में हमने आपसे क्या किया, बात किया है। आशा भी करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो है हम इसी के रूप को आगे बढ़ते हैं, यानी ये हमारी क्या हुई, ये जो हमारी आपको मैंने लिखा है यहां पर, वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियां, क्या लिखे हैं, वर्णमाला की प्रमुख शब्दावलियां हैं, यानी ये क्या हो गई, हमारी शब्दावलियां हो गई। अब हम किस पर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे वर्णमाला पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे, वर्णमाला पर बात करेंगे। वर्णमाला, ठीक है, ये देखिए हम वर्णमाला पर आते हैं। वर्णमाला जो होते हैं ये क्या हैं, तो पहली चीज हमको समझना पड़ेगा कि पहले माला क्या होती है। ये तो पहले समझा जाए कि माला क्या होती है। माला आप लोग देखे हैं, माला कैसी होती है, कुछ ऐसी आकृति की होती है माला, ठीक है। एक वरमाला भी होता है, जानते हैं कि नहीं, जो वर के गले में माला डाल दी जाती है उसे वरमाला कहते हैं। अच्छा, एक फूल माला होता है, ये भी जानते हैं कि नहीं। देखिए ये जो फूल माला अगर हो लेकिन वर के गले में डाला जाए तो ये वरमाला हो जाएगा। भिन्न भिन्न स्थानों पर इसके भी नाम बदल जाएंगे। एक नोट माला होता है, नोटों की माला को क्या कहते हैं, नोट माला। एक मोती माला होती है, मोती की माला को कहते हैं मोती माला।
तमाम माला होती हैं, आप जो जो जान लीजिएगा। पहना जाता है। आप जो है करते क्या हैं, यानी ये माला है, तो माला में क्या किया जाता है, एक क्रमबद्ध तरीके से गुथा जाता है, पिरो दिया जाता है। किसको? फूलों को, मोतियों को। जब तक मान लीजिए मोती रखी गई है, एक जगह रखते हैं तो मोतियों का ढेर बोला जाएगा, फूलों का ढेर बोला जाएगा। अगर मान लीजिए नोट है, नोटों की गड्डी बोली जाएगी। लेकिन जब उसे एक धागे में हम क्रमबद्ध तरीके से रख देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? नोटों की माला कहते हैं, मोतियों की माला कहते हैं, फूलों की माला कहते हैं। तो यानी अब ये कह रहे हैं, तो ये तो माला आपको समझ में है, लेकिन माला किसकी है? तो ये कह रहे हैं वर्णों की माला है। किसकी है? ये वर्णों की माला है। तो अभी तक तो ये ठीक है, वर्णों की माला है, यानी जो हमारे वर्ण है उसको हम माला बनाते हैं। तो माला का सेंस क्या है? क्रमबद्ध तरीके से रखना। क्रमबद्ध तरीके से रखना ही क्या कहलाता है? तरीके से रखना क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, माला कहलाता है। अब क्रमबद्ध तरीके से, तो किसको? वर्ण को हम रख दें। अगर हम वर्णों को क्या कर दें? क्रमबद्ध तरीके से रख दें, तो हम इसे क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे वर्णमाला कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ये वरमाला ना समझिएगा, वर्णमाला है, ऐसा ना हो कि वरमाला समझ लीजिएगा। तो वर्णमाला है। इसी को ही आप बचपन में, मैंने कहा कि कभी कभी वर्ण को लोग अक्षर भी मान लेते हैं, इसलिए अक्षर माला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्षर माला भी कहा जाता है। जैसे आप लोगों की अक्षर की पहचान कराई जाती है ना, तो उसे में क्या कहते हैं? अक्षर माला कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अक्षर माला हो जाएगा। तो ये जो है अक्षर माला, यह वर्णमाला। तो वर्णों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था को, वर्णों की एक सुव्यवस्थित रूप से रखने को ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला या अक्षरमाला कहेंगे। अब ये अगर बात है, तो क्यों ऐसी बात है? तो क्या अगर मान लीजिए मैंने लिखा क लिखा, हमने लिखा ग लिखा, ख घ अंग लिखा, च ज झ छ इय लिखा, ट ड ठ ढ ड़ लिखा। अब ये बताइए, आप क्या इसको वर्णमाला कहेंगे? इसको वर्णमाला आप बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये इसको हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है, यह जो है सुव्यवस्थित नहीं है। तो सुव्यवस्थित, देखिए हर एक वर्ग का वही है, लेकिन मैंने थोड़े से क्रम क्या कर दिए? चेंज कर दिए, तो यह वर्णमाला नहीं कही जाएगी। अगर हम यहां पर लिखेंगे, अब इसके स्थान पर हम क्या लिखें? हम ये लिख दें, यहां पर क लिख दें, ख लिख दें, ग लिख दें, घ लिख दें और अंग लिख दें, च लिख दें, छ लिख दें, ज लिख दें, झ लिख दें और इय लिख दें। अब मैं पूछूं क्या ये वर्णमाला है? तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ये वर्णमाला है। क्यों? क्योंकि यहां वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, वर्णों का व्यवस्थित रूप है, इसलिए ये वर्णमाला है। तो आप परिभाषा क्या दे सकते हैं? वर्णमाला की क्या परिभाषा आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णमाला को क्या लिखेंगे? वर्णमाला में आप लिखेंगे वर्णों के
व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी वर्णमाला, इसी में आगे लिख लीजिएगा, देवनागरी अथवा नागरी वर्णमाला, वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। ठीक है, यानी यह किस पर है? वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित मतलब विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान आप बचपन से पढ़े होंगे, किसी वस्तु को सुसंगठित क्रमबद्ध ऐसा पढ़े हैं, लेकिन आप इसको इतर जान लीजिए। विज्ञान क्या होते हैं? विशेष ज्ञान होते हैं। विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाते हैं। जो ज्ञान होता है ये सामान्य ज्ञान होता है। तो जब हम किसी के बारे में विशेष ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, विशेषज्ञता अर्जित कर लेते हैं, तो अपने आप क्रमबद्धता आ जाएगी, अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम हो जाएगा। कब? जब हम उसका विशेष ज्ञान रखेंगे। तो जब भी आप विशेष ज्ञान रखेंगे तो इसे तो क्या कहते हैं? यह देवनागरी अथवा नागरी, देवनागरी को ही नागरी भी कहते हैं। नागरी वर्णमाला वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है। किस पर है? वैज्ञानिक विधि पर ही आधारित है, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से इसमें रखा गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देवनागरी वर्णमाला किन विधियों पर आधारित है? वैज्ञानिक विधियों और वैज्ञानिक विधियों पर। ऐसा ही कुछ बना करके ऑप्शन आपको दिया जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या हुई? वर्णमाला। अब इसी वर्णमाला के भेद कितने हैं, वर्णमाला के पार्ट कितने हैं, वर्णमाला के भाग कितने हैं, यानी अब कितने हैं, इसी को हम लोग देखते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट होगा, वर्णमाला के भेद। वर्णमाला इसको तो है, वर्णमाला के भेद या भाग कह दीजिए, आप कह लीजिए। ठीक है, अगर पूछा जाए मुख्यतः वर्णमाला कितने भागों में विभाजित है, तो आप कहेंगे 2 भागों में। ठीक, अगर पूछा जाए सामान्यतः कितने भागों में है, तो आप कहेंगे 3 भागों में। ठीक, अब देखिए, हमेशा जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के 2 ही आधार होते हैं। जब भी हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण कितने आधारों पर कर सकते हैं? 2 आधारों पर, यानी 2 स्थानों से। आधार का मतलब 2 स्थानों से कर सकते हैं। पहला कहां से? या तो हम मुख से कर सकते हैं, ये करेंगे, या तो हम नाक से कर सकते हैं। यही आपके 2 रूप हैं जो उच्चारण करते हैं, हम बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि केवल मुख के आधार पर, कभी ऐसा होता है केवल नाक के आधार पर, और कभी ऐसा होता है कि इन दोनों को मिक्स करके बोला जाता है। ऐसा होता है। तो ऐसे ही समझिए कि ऐसे ही इसको हम सामान्यतः, अब मुख और नाक चूंकि मिक्स है,
एक ही तो हम कह नहीं सकते स्वतंत्र हो गए, आधा इसका आधा उसका, कुछ ऐसा है, कुछ कम बेसी करके बोला जाता है, कभी नाक से अधिक, कभी मुख से कम, कभी मुख से अधिक नाक से अधिक, ऐसा ही बोला जाएगा। तो हैं तो ये कॉमन, इसलिए सामान्य रूप हो गए, लेकिन मुख्यतः हमारे या तो नाक या तो मुख यही होता है। अब आंखों से तो उच्चारण करेंगे नहीं, कान से उच्चारण करेंगे नहीं, त्वचा से उच्चारण करेंगे नहीं, तो मुख से ही करेंगे, नाक से ही करेंगे, गुनगुनाएंगे। जैसे गुनगुनाते हैं तो क्या है, नाक से बोलते हैं, ऐसे करते हैं, तो क्या नाक से करते हैं, मुख में नहीं होता है। केवल मुख से कभी कभी ऐसा होता है, उच्चारण होता है, नाक से नहीं होता है। तो अब जैसे, तो इसको दो रूपों में हम विभाजित कर सकते हैं और गौड़तः 3 रूपों में। तो पहला जो हमारा विभाजन होता है वह किस में रूप में होता है, स्वर के रूप में, ठीक है। दूसरा व्यंजन के रूप में होता है, समझ में आया। और तीसरा जो होता है, या यूं ऐसे लिखिए, हम अभी इसको दूसरा लिख दे रहे हैं, व्यंजन यहां पर लिख दे रहे हैं व्यंजन। तीसरा जो होता है वह होता है अयोगवाह होता है, ठीक। क्या होता है, अयोगवाह होता है। कौन होते हैं, कैसे होते हैं, समझा जाएगा डिटेल से, एक एक करके आज धीरे धीरे चल समझा जाएगा। कोई बहुत तेजी मत मचाइएगा, आसानी से लिखते जाइएगा, यानी पूरी वीडियो एक बार देख लीजिएगा। लिखना कैसे, ये नहीं है मैं बोल रहा हूं बस तुरंत लिख लें, पहले पूरी वीडियो एक बार देखिए, दूसरी बार से आप नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि कभी कभी इधर से उधर हो जाता है, तो आप कंपाइल कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो स्वरों का उच्चारण होता है ये किससे होता है, यह स्वरों का उच्चारण मुख से होता है कि नहीं, मुख से। स्वर का व्यंजन का उच्चारण किससे होता है, माना जाता है ये नाक से भी होता है और प्लस, यानी इन दोनों का, अयोगवाह का भी नाक और मुख दोनों से होता है, ऐसा होता है। यानी इनका उच्चारण हो रहा है। कैसे हो रहा है यह अलग बात है, अभी हम बताएंगे कैसे हो रहा है, लेकिन इस 3 रूपों में हम विभाजित करते हैं। थोड़ा सा इसका और हम डिस्क्राइब करते हैं, इतना छोटा न करके थोड़ा डिस्क्राइब करें तो आपको हो सकता है यहां जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो अब हम वर्णमाला को क्या करेंगे, विभाजित करते हैं, ठीक है। मोटी मोटी बात मैं करूंगा, मोटा मोटी मैं बात करूंगा। एक विभाजन हमारा क्या होगा, स्वर के रूप में होगा, ठीक। चलिए, दूसरा जो हमारा विभाजन होगा वो किस में होगा, व्यंजन में होगा, व्यंजन में होगा, या हम ये कह लें अयोगवाह है, आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर सही है। दूसरा हमारा विभाजन हम अयोगवाह के रूप में कर देते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा बना दें तो अच्छा रहेगा, यानी यहां पर हम लिख दें अयोगवाह लिख दें, ठीक। ऐसे लिख दें तो काम चल जाएगा। इसका तीसरा जो विभाजन हो रहा है वो किस में हो रहा है, व्यंजन में हो रहा है, व्यंजन में। 3 इसके हम विभाजन, यानी मैंने नहीं किया बल्कि विद्वानों ने किया हुआ है। स्वर का जो विभाजन है, स्वर का पहला जो हमारा विभाजन है, इसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर।
अभी मैं स्वरों का डिटेल में बात करूंगा, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के, कैसे होते हैं, सब कुछ मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन यहां बस जितना बता रहा हूं उतना समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तीसरा क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। और चौथा क्या होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वरों को ही त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। मैंने कहा ये बस इतने मत रहिएगा, मैं अभी केवल परिचय करा रहा हूं। अभी इसका कई रूपों में हम विभाजन करेंगे, वहां पर मैं बताऊंगा, एक ही रूप में विभाजन नहीं होगा। अयोगवाह में कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक नाम होता है, अयोगवाह का एक नाम होता है, उसको कहते हैं स्वर मिश्रित व्यंजन। क्या कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन। ठीक है, स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह का एक अन्य नाम होता है। इस पे भी हम बात करेंगे। तीसरा जो विभाजन हमारा है वो किसका है, व्यंजन का है। ठीक है, व्यंजन का है, तो व्यंजन थोड़ा सा और हम नीचे लिख दें तो बढ़िया रहेगा। तो इसको भी थोड़ा डिलीट करके और हम व्यंजन को यहां लिख देते हैं, व्यंजन हो जाता है। अब इस व्यंजन को भी हम क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। किस रूपों में, इसका जो विभाजन होगा स्पर्श के रूप में विभाजन होगा, अंतःस्थ के रूप में विभाजन होगा, अंतस्थ, ऊष्म के रूप में विभाजन होगा, संयुक्त के रूप में विभाजन होगा, और द्विगुण के रूप में विभाजन होगा। ठीक है, ये इसको इतना कर लेते हैं। ठीक, इस रूप में हम क्या करते हैं, विभाजन कर देते हैं। अच्छा, इनको थोड़ा सा देखें, एक में आ जाएगा, अगर आ जाता है तो दी बेस्ट है, आ जा रहा है। चलिए, हम इस तीन रूपों में स्वर, अयोगवाह और व्यंजन में रूप में विभाजित करते हैं, और विभाजित करके इसको हम समझेंगे। हम इतना ही नहीं समझेंगे, अब स्वर को जब समझेंगे तो केवल इसी रूप में नहीं समझेंगे, बहुत भिन्न भिन्न रूपों में समझेंगे। श्वास के आधार पर, प्राण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तमाम रूप में हम कल व्याख्यायित करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में व्याख्यायित करेंगे। तो स्वर का जो विभाजन है, उस स्वर के रूप में स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितना स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अयोगवाह कितने होते हैं, टोटल संख्या कितनी होती है, आदि आदि, इसके बारे में तमाम टर्मिनोलॉजी पर हम क्या करेंगे, इसके बात करते हैं। इसी में हम लोग सभी, चाहे वो युग्मक हो, चाहे संपृक्त हो, चाहे संयुक्त हो, जो भी होगा, संधि स्वर होगा, जो भी होगा, सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल रूप से क्या करेंगे, पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यानी अब कल जो हमारा प्रारंभ होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, स्वर से हम प्रारंभ करते हैं। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। और पुनः मैं लास्ट में भी कह रहा हूं कि नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।